जियो ब्लैकरॉक ने नया जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका एनएफओ 23 सितंबर से खुलेगा और 7 अक्टूबर तक ये एनएफओ खुला रहेगा। एएमसी के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये स्कीम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देगी। कंपनी का यह भी दावा है कि ये भारत का पहला ऐसा एक्टिव इक्विटी फंड होगा जिसे ब्लैकरॉक के सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि एसएई से पावर मिलेगा। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो एआई और फंड मैनेजर के इनपुट से मिलकर स्टॉक सिलेक्शन में मदद मिलेगी। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ब्लैकरॉक के मशहूर अलादीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से होगा जो रिस्क, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे पैरामीटर जोड़कर सुझाव देता है। तो सर, जियो ब्लैकरॉक इसने तो जब इसके आने की खबरें आई थी तभी काफ़ी तहलका मचाया था, काफ़ी बज़ में था। अब ये नया फंड भी लेकर आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे मददगार हो सकता है, कैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हाल में ही रिलायंस एजीएम अभी संपन्न हुई है और उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की बात की और उसके ठीक बाद अब जियो ब्लैकरॉक ने अपने एक और फंड को उतारने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा जब पहले 3 फंड्स के एनएफओ आए थे तो उनमें ही 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनफ्लो उन 3 फंड्स में ही आया था। मोटे तौर पे अब तक जितने फंड आए हैं जियो ब्लैकरॉक के, वो मोटे तौर पे डेट फंड आए हैं। पहला ये ऐसा फंड है, फ्लैक्सी कैप फंड है, जो कि इक्विटी आधारित है। यानी इस फंड का पैसा आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे स्टॉक्स में लगाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक ये निफ्टी इंडेक्स टीआरआई, निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई को फॉलो करेगा। और जो एक बात आपने बताई कि ये देश का पहला एक्टिव इक्विटी फंड होगा जिसको जो ऐसे ही है यानी सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी के जरिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश किया जाएगा। इसमें एआई की भी हेल्प ली जाएगी और ह्यूमन जो आपका उनका भी इसमें उनकी भी इसमें मदद ली जाएगी। जो ऐसे ही है ये ब्लैकरॉक की एक प्रोप्राइटरी अप्रोच है जिसके जरिए जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको एक्शनेबल इनपुट्स में या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने के तरीके देखे जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की यूनिक अप्रोच हो सकती है और ख़ास तौर पर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मैं कहूँ कि जो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि जियो ब्लैकरॉक का कोई एक्टिव इक्विटी फंड कब आए जिसमें वो या इक्विटी फंड कब आए जिसमें वो पैसा लगा सकें। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 23 सितंबर से एनएफओ खुल रहा है, 7 अक्टूबर तक खुलेगा। उसके 5 दिन के बाद ये एनएफओ फिर ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, यानी बाकी फिर सब लोग ओपन एंडेड इक्विटी फंड इक्विटी स्कीम हो जाएगी जिसमें सब पैसा लगा पाएंगे। तो अब इन्वेस्टर्स का इस फंड के लिए बेसब्री से इंतजार हो सकता है जो इक्विटी कैटेगरी में पैसा लगाने के लिए सोच रहे थे कि यार जियो ब्लैकरॉक का और जिसको अलादीन सॉफ्टवेयर का एक बड़ा जो है वो सपोर्ट हासिल है। जी सर, आपने एजीएम का जिक्र किया। अभी 29 अगस्त को ही इनकी एजीएम हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। बिल्कुल। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ जिसका इन्वेस्टर्स को इंतज़ार था पिछले कहें कि 4-5 साल से, वो था जियो आईपीओ, जिस पर उन्होंने ऐलान भी किया है कि 2026 की पहली छमाही में ये आईपीओ आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका इशू साइज़ कहा जा रहा है सर, वो 58,000 करोड़ रुपए से लेकर 67,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। यानी कि भारतीय बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। तो सर, अगर ये आईपीओ आना है तो इससे जो पैसा लगाएंगे इन्वेस्टर्स लगाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स लगाएंगे, अलॉट होता है, तो इससे कितना मुनाफा हो सकता है, या यूं कहें कि इन्वेस्टर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद ये आईपीओ साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे समझिए कि आप देश के टेलीकॉम सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें पैसा एक तरह से लगा रहे हैं। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आईपीओ अगले साल आएगा, तमाम ब्यौरे भी उसके आएंगे, कंपनी की वैल्यूएशन भी आएगी, बहुत सारा ब्यौरा, अभी बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। मोटे तौर पे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन कंपनी की 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। उसका अगर 5% आईपीओ अगर आता है जो कि सेबी का जो मैंडेट है, तो वो 58-60 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो सेबी के रिवाइज्ड नॉर्म्स है अगर वो माने जाते हैं
तो 2.5% की इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। एक जो और बड़ी बात है वो देखिए, मुनाफा होगा नहीं होगा ये बहुत अभी दूर की बात है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र होंगे वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम लोग इस बात को लेके, इस चीज़ को के लिए मैंडेटेड नहीं है कि हम इस पर कोई कमेंट कर सकें। लेकिन जो अलग अलग एनालिस्ट कह रहे हैं, जेफरीज की रिपोर्ट है या तमाम है, वो ये कह रहे हैं कि जियो के आईपीओ का असर ये हो सकता है कि जो टेलीकॉम जो सेक्टर है यहाँ पे एक बार हम फिर से प्राइस वॉर चढ़ती हुई देख सकते हैं। माना ये जा रहा है कि इस साल के आखिर तक एक बार जो टैरिफ हैं वो बढ़ेंगे और उसके बाद अगले साल फिर टैरिफ हाइक हो सकता है। यानी आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको हो सकता है जियो का आप आईपीओ में पैसा लगाएं, हो सकता मिले और हो सकता मुनाफा हो या लॉस हो। लेकिन जो कस्टमर हैं जो मोबाइल चलाते हैं उनके लिए एक घाटे की खबर ये है कि उनके जो रिचार्ज का दाम है वो ज़रूर महंगा होने की तैयारी शुरू हो गई है। जियो या एयरटेल कोई भी जब दाम बढ़ाएगी तो उसकी तर्ज पे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो यानी बाकी की सारी कंपनियां एक तर्ज पे कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी हैं। शुरुआत इस साल के आखिर से हो सकती है। सर, आपने टैरिफ वॉर का जिक्र किया तो हाल ही में खबरें आई थी कि जियो ने जो एंट्री लेवल का प्लान है वो अपने कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया है। एयरटेल ने भी ऐसा ही किया है, वोडाफोन आइडिया ने भी ऐसा ही किया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो ये हो ही चुकी है टैरिफ वॉर की। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस साल के आखिर तक एक बार फिर से टैरिफ हाइक हो सकता है और ये 10 से 15% का रहने वाला है। 2024 में भी जुलाई में अगर देखें तो 25% तक के टैरिफ हाइक हुए थे। तो सर, इससे ये तीनों कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया की हालत इस वक्त थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद टॉप 3 कंपनियों में वोडाफोन आइडिया का नाम लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनियां अपने एंट्री लेवल प्लान बंद कर रही हैं, रिचार्ज प्लान महंगे का होने की बात कर रही है, इससे अगर हम सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL उस पर नज़र डालें तो क्या उसकी तरफ यूज़र्स अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे? उसकी तरफ क्या यूज़र बेस जो है वो शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि 2024 में जब ये टैरिफ हाइक हुए थे तो यूज़र शिफ्ट हुए थे BSNL की तरफ, लेकिन उन्हें वैसी सर्विस नहीं मिली जो एयरटेल और जियो ने सर्विस दी और यूज़र्स को वापस इन्हीं कंपनियों की तरफ आना पड़ा। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो भारत में बेहतर सर्विसेज दे रही हैं। नहीं, देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब अपने कमेंट में ही दे दिया। जो पिछले साल हुआ था जब टैरिफ हाइक हुए थे 25%, और उसके बाद जो यूजर्स की एक चर्निंग देखी गई थी, BSNL की तरफ रश देखा गया था, वहाँ ग्राहक बढ़ते हुए दिखे थे, वो बाद में जाके थमता हुआ नज़र आया। और इसी वजह से इस साल अब जो टैरिफ हाइक होने वाला है उसकी दरअसल एक बड़ी वजह ये भी है कि जो यूजर बेस है अब वो स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसमें चर्निंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो जुलाई का वोडाफोन आइडिया का भी नंबर है उसमें एक जो पूरे क्वार्टर का अगर हम आंकड़ा देखें तो वहाँ पे जो यूजर चर्निंग है या जो यूजर छोड़ के जाने वालों की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रही है। इससे पहले के अगर आप क्वार्टर्स में देखेंगे तो एवरेज 37 लाख यूजर जो हैं हर तिमाही वोडाफोन आइडिया को छोड़ के गए हैं। तो जब यूजर्स का जो चर्निंग है वो स्टेबलाइज हुई है तो अब कंपनियों को लग रहा है कि अब ज़्यादा भगदड़ मचने वाली नहीं है जब हम कीमतों को बढ़ाएंगे। और इसी वजह से कंपनियां अब कमर कस रही हैं कि धीरे से एक बार और 15% तक के झटके का जो है झटका दिया जाए आम कंज्यूमर को। और इसी वजह से अभी हाल में जब बढ़ाए गए, आप देखिए, प्लान जो मिनिमम वाला प्लान था वो ख़त्म किया गया और 300 रुपये के लगभग ले गए, तब कोई बहुत ज़्यादा खलबली दिखाई नहीं दी। लेकिन सीधे तौर पर आम जो ग्राहक है उसकी जेब पर ये बड़ा झटका है। BSNL असल में अभी इस गेम में आ नहीं पाई है। कोशिशें काफ़ी हुई पिछले साल से अब तक, लेकिन BSNL को अभी असल में इस गेम में आने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी।